इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि पेट्रोर्कन सोनेट ने किस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। ऑक्टेव और सेसिस्ट में वो डिवाइड थी। उसके बाद अर्ल ऑफ सरे और थॉमस वाइट ने उसी को शेक्सपियरियन सोनेट में इंट्रोड्यूस करवाया इंग्लैंड के अंदर। आपको ये विजिबल है? आप ये स्लाइड्स मैसेज करके बता दीजिएगा। अब हम ये बादशाह के ऊपर चलते हैं कि जो बादशाह साहब हैं, किंग हेनरी दी एट्थ, ये 1491 में ये पैदा होते हैं। 1491 में। आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। अब शुरू में एक के बादशाह बनने की कोई इम्कान नहीं थी, क्योंकि इसका बड़ा जो भाई है वो तख्त का वारिस था। याद रहे, बादशाहत में जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो ही बादशाह बनता है। ठीक है, छोटे बच्चे या तो मार दिए जाते हैं या फिर वो वैसी सल्तनत छोड़ के भाग वगैरह चले जाते हैं। तो किंग हेनरी दी एट जो है, शुरू में बहुत तालीम याफ्ता, खूबसूरत और स्पोर्ट्स का दिलदादा इंसान था, लेकिन जैसे जैसे इसको सल्तनत मिली, 1509 में इसके भाई की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो गया अपनी लाइफ को लेकर। ठीक है, तो इसके लाइफ में हमें एक एनलमेंट क्राइसिस नजर आता है। आपको पता होना चाहिए एनलमेंट क्राइसिस क्या होता है। एनलमेंट क्राइसिस से ये अपनी वाइफ की जो शादी है, जो पहली शादी, उसको ये नलीफाई करवाना चाहता था। आपको मैं बताना चाहूंगा कि कैथोलिक चर्च के अंदर आप सिर्फ एक ही दफा शादी कर सकते हैं लाइफ में। तो कैथोलिक चर्च इजाजत नहीं देता शादी के लिए, आपको पोप से इजाजत लेनी पड़ती है। तो जब इसको कोई बेटा वारिस में नहीं मिला विरासत में, तो इसने अपनी बीवी को तलाक देने की कोशिश की, तो चर्च ने इजाजत नहीं दी। ये साल 1532 की बात है। तो जब चर्च ने इजाजत नहीं दी, तो इसने कहा मैं अपना चर्च खुद बनाऊंगा, और नतीजतन ये खुद चर्च से अलहदा हो गया। याद रहे, बहुत ही आयरॉनिकल बात यह है कि किंग हेनरी दी एट्थ वो शख्स है जिसने अपनी जिंदगी के इब्तदाई सालों में कैथोलिक चर्च के दिफा में किताब भी लिखी कि कैथोलिक चर्च दुनिया का अच्छा चर्च क्यों है, या सबसे अच्छा मजहब क्यों है, वगैरह। ठीक हो गया। इसके अलावा हमें इसके नजर आता है कि ये पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत ज्यादा अथॉरिटी चाहता था। जैसे ही इसको पता चलता था कि कोई मेरा मुखालिफ है, उसको मरवा देता था। हमने इस शख्स के बारे में नहीं पढ़ा, इस शख्स को आप नाम याद रख लें। थॉमस मोर ने 1516 के अंदर एक किताब लिखी थी, मशहूर किताब, उसको कहते हैं यूटोपिया। तो यूटोपिया एक ऐसी सरजमीन को कहा जाता है जहाँ पे सब कुछ अच्छा हो, आइडियल हो, सब कुछ लैंड खूबसूरत हो। तो थॉमस मोर बेसिकली एक दरबारी शख्स था, जो कि किंग हेनरी दी एट का दोस्त भी था। लेकिन जब 1532-33 में चर्च तोड़कर नया चर्च बनाने की कोशिश की किंग हेनरी ने, तो थॉमस मोर ने मुखालफत की। खैर, तो उसी मुखालफत के चक्कर में इसका कत्ल करवा दिया गया। तो उस दौर में सिर्फ आम या छोटे मोटे इल्ज़ामात या झूठे मूठे इल्ज़ामात लगाकर लोगों को मरवाने की काफ़ी जो है वो आम रवायत थी। कोर्ट की पोइट्री बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली चार्ज थी। बादशाह की सलामती के बारे में उसके नज़में लिखी जाती थी। इसके अलावा रिलीजियस प्रोज कॉमन थी, और इसके अलावा कॉमन लैंग्वेज में लिखा जाना लगा ताकि लोगों की हमायत हासिल लगे, और हर वक्त लोगों को इताअत और फर्माबरदारी की हुक्म दिया जाता। क्योंकि ये जो हुक्मरान तबका है, इनकी मेंटेलिटी ये है कि लोगों को इताअत पे लगा दो। अगर इनको फर्मा बरदारी पे लगा दो, इनको इतना ज़्यादा मजहबी बना दो कि उनको बादशाह की या हुक्मरानों की या पीरों फकीरों की हर बात उनको फाइनल अथॉरिटी लगे। तो जब किसी चीज़ को इतना आप ओबीडियंट बना देंगे, किसी को ओबीडियंस बना देंगे किसी भी इदारे में, तो फिर वो क्वेश्चन नहीं करेगा, वो ओबे करेगा। आपको अगर साइकोलॉजी, अगर आपने आइडिया हो आपको, तो आपको पता होगा कि ये जो 14 15 16 साल की जो एज है ना, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को मोल्ड कर लिया जाता है। 12 से लेकर 14 15 16 साल तक आपके जो दिमाग की जो लचक है वो बिल्कुल ख़त्म करके आपको बिल्कुल ओबीडियंट बना लिया जाता है, और उसके बाद आप सारी ज़िंदगी उसी की खमियाजा भुगतते हैं। तो ये हमारे पास क्या जो है वो किंग हेनरी दी एट की लेगेसी है। 6 दफा इसने शादियां की, कम से कम दो के करीब अपनी बीवियों को इसने कत्ल करवाया। अपनी जो वाइफ है कैथरीन ऑफ एरागॉन, जो कि इसके बड़े भाई की बीवी थी बेसिकली, इसका कोई बेटा नहीं हो रहा था, तो इसने इसकी शादी को कैंसिल करवा के कहा कि मैंने दोबारा शादी करनी है। तो जिसकी वजह से ये कैथोलिक चर्च, जो कि रोम से ऑपरेट होता था, रोम पता है इटली से, ये नहीं, इटली से ऑपरेट हो रहा था, उससे इसने कैंसिल करवा लिया। चूंकि एक मर्द वरासत में इसको चाहिए था, माजी के लोगों की ये खुमिया वो था बहुत ज्यादा कि हमें मर्द वारिस चाहिए। तो इस वजह से इसने चर्च को ब्रेक करके
वो कर लिया। और आपको हैरत की बात बताऊं, जिस खातून के लिए इसने चर्च ऑफ इंग्लैंड बना लिया, उसका नाम था एन एन बोलाइन, और आखिर में उसी के ऊपर झूठे इल्जामात लगाकर उसको भी कत्ल करवा दिया। किंग हेनरी दी एट्थ खुद से हुक्म देकर कत्ल नहीं करवाता था, बल्कि लोगों को इल्जाम लगाता था झूठ के या किसी भी तरीके के, और उसके नतीजे में कोई एक्शन ले आता था। अपनी पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करना चाहता था। इसके अलावा अपने आप को सुप्रीम हेड ऑफ चर्च इसने बना लिया। है ना आयरॉनिकल बात, कि एक आदमी जो चर्च ऑफ कैथोलिसिज्म के दिफा के लिए शुरू के दिनों में किताबें भी लिख चुका हो, बाद में उसी चर्च की मुखालफत पे उतर आए। तो ये हमें जो हुक्मरान हैं उनकी बातों के अंदर तजाद नजर आता है कि वो करते कुछ हैं और बताते कुछ हैं। तो मेजर इश्यूज हमें नजर आते हैं इसकी लाइफ के: ब्रेक फ्रॉम द कैथोलिक चर्च, फॉर्मेशन ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। और इसको हम प्रोटेस्टेंट चर्च भी कह सकते हैं। प्रोटेस्टेंट बेसिकली एक फिरका था, यूं समझ लिए, एक ऐसा फिरका था जो चर्च के अंदर बदलाव लेकर आना चाहता था। तो प्रोटेस्टेंट चर्च की भी अब काफी सारी ब्रांचें बन चुकी हैं, इनके भी सैकड़ों फिरके बन चुके हैं। तो इसके अलावा ये ताकत का इख्तियार रहता, इसको ताकत के इख्तियार की बड़ी फिक्र रहती थी। इसके अलावा माइनर कन्फ्लिक्ट्स भी हमें नजर आते हैं। अपनी ताकत को पावरफुल करने के लिए ये बहुत ज्यादा इसने एक्शंस जो हैं वो लिए हैं। इसके बाद हमारे पास है हाँ, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि इसने अपने रिलीजियस जो ओपोनेंट्स हैं उनको भी इसने मर्डर करवाया। और इसका कल्चरल इम्पैक्ट हमें क्या नजर आता है, रेनेसांस आर्ट में इसने भी पैटर्नेज फराहम की लोगों को, ताकि मेरे कसीदे लिख सके, मेरे बारे में लिख सके। रॉयल कोर्ट इसका लैविश था, लग्जरियस था। और इसके अलावा इसने इंग्लिश नेवी को भी जो है वो प्रमोट किया, स्ट्रेंथन किया। इसके बाद हम चलते हैं इनकी जो बेटी है क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट। आपको मैं हैरत की बात बताना चाहूँगा कि क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट भी इनकी जो माँ थी, उनकी शादी को भी कैंसिल करवा दिया गया था। तो क्वीन एलिजाबेथ की जो वालदा था उनका नाम था एन बोलायन, मैंने आपको पहले भी बताया। ये वही खातून थी जिसको सिर्फ शक की बुनियाद पर कत्ल करवा दिया गया था, कि भाई ये इसका किरदार अच्छा नहीं है। लेकिन मौरिख ये कहते हैं, तहकीकदान ये कहते हैं कि ये झूठा इल्ज़ाम था। तो ये सिर्फ 2 साल की थी क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड जब इनकी माँ को कत्ल करवा दिया गया। और इसको नाजायज, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इलेजिटिमेट चाइल्ड, यानी नाजायज बच्चा करार दे दिया गया। और ये सारे काम कौन करता था? चर्च ये तय करता था कौन सा बच्चा जायज है, कौन सा बच्चा नाजायज है। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट फौरन से जो है वो बादशाह नहीं बन गई थी, फौरन से मलका नहीं बन गई थी। हेनरी की वफात के बाद, हेनरी दी एट्थ की वफात के बाद, उनकी जो एक बेटी है मैरी, वो बादशाह बनी थी, वो मलका बनी थी। तो मैरी के साथ भी यही प्रॉब्लम था। मैरी और एलिजाबेथ जो हैं, इनकी जो भी वालदा हैं, इनको भी इसी तरह का इल्ज़ाम लगाया गया था। और इनको भी इस तरीके से कत्ल करवा दिया गया था, इनकी भी वालदा को भी। और क्योंकि उसने सॉरी, कत्ल नहीं करवाया था, तलाक दे दी थी। उनकी बेटी का जो नाम है, माँ का नाम है कैथरीन ऑफ एरागॉन था, कैथरीन ऑफ एरागॉन। इसकी इसकी माँ को तलाक दे के उन्होंने एन बुलाइन से शादी की थी, जिससे क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट पैदा हुई। अब जो मैरी है उसके हम बारे में बात कर रहे हैं कि क्वीन, उसकी डेथ के बाद क्या हुआ। ये जो मैरी है, जब ये मलका बन गई तो इसने बदला लेने की कोशिश की। क्या बदला लेने की कोशिश की? ये कैथोलिक थी। इसने क्या किया, इसने कोशिश की कि जो बरतानवी चर्च है उसको दोबारा से कैथोलिक किया जाए। और इस बदले के चक्कर में इसने 300 से जायद उल्मा को, मजहबी लोगों को, आम लोगों को और फिलोसफर्स को इसने जिंदा जलाया। आपको मैं बताना चाहूँगा, माजी में जब किसी के ऊपर मजहब का इल्ज़ाम लगाया जाता था, चाहे वो झूठा इल्ज़ाम होता था या सच्चा इल्ज़ाम होता था, तो उस शख्स को दिफा का कोई मौका नहीं दिया जाता था। आज वही तमाम मुल्क उन तमाम चीज़ों के खिलाफ हो चुके हैं जो वो माजी में करते रहे हैं। तो 300 लोगों को जब जिंदा जला दिया गया, वो बर्बरियत की वजह से इस क्वीन को ब्लडी मैरी के नाम से कहलाया जाने लगा। तो आपको अगर पेपर में सवाल है कि हु वाज द ब्लडी मैरी, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको ब्लडी मैरी क्यों कहा जाता था।
वो जालिम भी थी, वो अपनी माँ के साथ होने वाली नाइंसाफी का बदला भी लेना चाहती थी, और एक और बड़ा मुगालता उसको था। हमारे से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उनका मजहब सच्चा है। हर शख्स दुनिया में ये समझता है कि उसका ही मजहब सच्चा है, उसका ही फिरका सच्चा है। इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। बचपन से आपको बता दिया जाता है कि आप ही सच्चे हो, बाकी सब झूठे हैं, किसी से बात ना करो, कोई आर्गुमेंट ना सुनो, किसी की कोई दलील ना लो। नतीजतन आपका दिमाग एक ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म बना लेता है कि आप कोई आर्गुमेंट नहीं सुनना चाहते हो, कोई बात नहीं सुनना चाहते हो। बचपन की होने वाली तरबियत का ये नतीजा होता है। तो क्वीन मैरी को भी ये मुगालता था कि उसका मजहब सबसे अच्छा, सबसे सच्चा, सबसे नेक और सबसे रास्त है। तो उसने ये दावा किया कि मैं सच्चे मजहब की बहाली चाहती हूँ। अब सच्चाई की तो कोई डेफिनेशन नहीं है, हर एक बंदा एग्री करता है कि मेरी सच्चाई आला है, मेरी सच्चाई आला है, तो उस नतीजे में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बनते हैं। तो बहुत ज्यादा इस शख्स ने, इस खातून ने भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट की। अब हम क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट के बारे में जाते हैं। एंग्लिकन चर्च की बुनियाद और उसको तरवीज देने वाली, इसने बहुत ही मोतदल, मॉडरेट एक रवैया रखा। कोई शिद्दत पसंदी नहीं दिखाई, और कोई इसने टफ टाइम नहीं दिया लोगों को। और इसके अलावा इसने कभी शादी नहीं की। इस ये चाहती थी कि इसकी जो पार है वो अनडिवाइडेड रहे। अब अगर शादी कर लेगी तो पार डिवाइडेड हो जाएगी, और फिर उस तरह से मसले रहेंगे। एब्सोलूट और प्रैग्मेटिक रूल इसने किया। महंगी जंगों से इसने अवॉइड किया। इसके अलावा लिटरेचर के अतबार से बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिशिंग एज था। अगरचे अपनी लाइफ में इसने भी टफ टाइम देखे। जब मैरी की हुकूमत थी तो इसने भी जेल काटी, इसको भी जेल में भेजा गया। इसके ऊपर बगावत का शक लगा था एलिजाबेथ के ऊपर, क्योंकि दोनों बहनें सौतेली बहनें थी। क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट एन बोलायन से पैदा हुई थी, और मैरी जो है वो पैदा हुई थी कैथरीन ऑफ एरागॉन से पैदा हुई थी। कैथरीन ऑफ एरागॉन को उसने तलाक दे दी थी, और क्वीन एलिजाबेथ की माँ एन बोलायन को उसने कत्ल करवा दिया था। तो 1558 में जब मैरी की डेथ हुई, तो 1558 में क्वीन एलिजाबेथ ने अपनी मलका पोशी का काम शुरू किया। एक जो बड़ी विक्ट्री हमें नजर आती है, स्पेन के बहरी बेड़े को इन्होंने 1588 में शिकस्त दी। स्पेन का बहरी बेड़ा बहुत ताकतवर समझा जाता था दुनिया भर में, तो 1588 में स्पेनिश आर्माडा को इसने शिकस्त दी। तो ये एक बड़ी विक्ट्री समझी जाती है। कॉलोनियल दौर का आगाज हुआ, लोगों पे हुक्मरानी करने का, दूसरी जगहों पे जाके एक्सप्लोरेशन करने का। इसके अलावा चूंकि उसने शादी नहीं की थी, तो कोई वारिस हमें नजर नहीं आता। तो हमें कोई वारिस नजर नहीं आता, तो एक हमें जेम्स द फर्स्ट नजर आते हैं, जिन्होंने 1603 में जाके जो है वो हुक्मरानियत संभाली। उसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो ये क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट की लाइफ के बारे में हमारे पास अपडेट है। एलिजाबेथन पोइट्री। एलिजाबेथन पोइट्री की क्या खास बात है? लिरिकल एनर्जी, अ फॉर्मल इन्वेंशन। हमने बताया कि किस तरह से सोनेट की इन्वेंशन पेट्रार्कन सोनेट से ली गई। पेट्रार्क एक इटालियन पोइट था, जिससे उन्होंने बोरो किया। अर्ल ऑफ सरे और थॉमस वाइट ने इसको इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस करवाया। तो वो हमें क्वालिटी सर फिलिप सिडनी में, विलियम शेक्सपियर में नजर आती है। पेस्टोरल से मुराद देहाती अंसर को दिखाना, कोर्ट लिरिक से मुराद दरबारी अनासिर को सामने करके लेके आना, और शायरी के अंदर ऐसा खूबसूरत इम्तजाज होगा म्यूजिक का, लिरिकल एलिमेंट होगा कि शायरी बोलते वक्त भी या पढ़ते वक्त भी अच्छी लगेगी। इसके अलावा एपिक एम्बिशन। एपिक एम्बिशन से मुराद ये कि एपिक बेसिकली किसको कहते हैं? एपिक एक लॉन्ग नरेटिव पोइम को कहते हैं दैट एक्चुअली इंगेजेस विद द हीरोइक डील्स ऑफ सम नोबल लेजेंड। किसी मशहूर आदमी, किसी मशहूर नाइट, किसी मशहूर घुड़सवार की जर्नी के मुतलिक एक लंबी दास्तान होती है जो शायरी के अंदर लिखी जाती है, जिसमें महान किस्म के युद्ध होते हैं, जंगें होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, मजहब की लड़ाइयाँ होती हैं, खुदा एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं लोगों की। तो ये इसको एपिक कहते हैं। तो एपिक बेसिकली पोइट्री के अंदर एक सब जॉनरा है। जैसे हम पोइट्री मेजर जॉनरा है ना, तो पोइट्री के अंदर एपिक एक सब जॉनरा है। तो ये हमें इसमें नजर आता है। तो मेजर राइटर्स आपको जो रिमेंबर करने की जरूरत है, सर फिलिप सिडनी, सर वॉल्टर रॉले, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो वगैरह इसमें शामिल हैं। तो शेक्सपियरियन सोनेट और स्पेंजेरियन सोनेट के अंदर थोड़ा सा फर्क हमें नजर आता है, कि ए बी सी डी ई एफ जी जी, और उसमें ई ई का फर्क शामिल है।
अगरचे शेक्सपियरियन और स्पेंसरियन सोनेट इतनी मशहूर नहीं है, लेकिन हमें इसकी राइम स्कीम को याद रखना है, और हमें स्पेंसर को, एडमंड स्पेंसर, जिसने इंग्लिश लिटरेचर में फायरी क्वीन के नाम से एक लंबी नरेटिव पोइम लिखी, और फायरी क्वीन पोइम लिखने के बाद हम समझ सकते हैं कि उसने इस एपिक ट्रेडिशन की बुनियाद रखी इंग्लिश लिटरेचर में, जो पहले हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि एपिक की जो कल्चर है वो हमें ग्रीक लिटरेचर में नज़र आता है, और हमें इटालियन लिटरेचर में नज़र आता है। तो इंग्लिश में हमें पहला कंसेप्ट जो एपिक का है वो इसको हमें पता चलता है। तो एपिक किसको कहा जाता है आपको पता होना चाहिए। एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम है जो कि बहुत सारे एलिमेंट्स को डिस्कस करती है, और उसको उसमें हीरोइक डील्स जो है वो इंक्लूड होती हैं। अब आते हैं हम एलिजाबेथन ड्रामा की तरफ। एलिजाबेथन ड्रामा, नाम से ही जाहिर है कि हम इसमें ड्रामे के मुतालिक बात करेंगे। उस दौर में प्ले हाउसेस जो हैं वो पॉपुलर होने लगे थे, लोग थिएटर में बैठते, ज़मीन पे बैठते और इंजॉय करते। और थिएटर को सरकारी सरपरस्ती शामिल थी, हुकूमत फंड करती थी। तो हुकूमत जब किसी चीज़ को फंड करती है तो फिर आपको सरमाए की फिक्र नहीं होती। आर्टिस्ट हो गया, लिखारी हो गया, वो बेफिक्री से चीज़ें लिखते हैं, लेकिन वो स्टेट के एजेंडे को प्रमोट कर रहे होते हैं। परफॉर्मेंस, अदाकार जो है वो मेल जो किरदार हैं वो सामने के सामने वो अवेलेबल होते थे। म्यूजिक का रिच ट्रेडिशन था। मेजर यॉनरा अगर आपको पूछा जाए कि 16th सेंचुरी की कौन सी है, तो हमें ड्रामा एक नज़र आएगी। मेजर जो थिएटर हमें नज़र आते हैं उन थिएटर का नाम ग्लोब थिएटर है, और इस थिएटर ने बहुत सारी थीम्स को प्रमोट किया, जिसमें एक थीम है बादशाहत से जुड़ी हुई, एक थीम है रिवेंज से जुड़ी हुई, एक थीम है आपके लव के इश्यूज हैं, आपके ग्रीडी जो मैटर्स हैं, मॉनेटरी इश्यूज, तो ये हमें नजर आते हैं एलिजाबेथन ड्रामा के। एलिजाबेथन प्रोज जो है, नसर निगारी की क्या खास बात है। रॉजर अशाम और फिलिप सिडनी जो है, इन्होंने इंग्लिश प्रोज में अहम किरदार अदा किया। जॉन लिली ने यूफेमिस्टिक प्रोज का लिखना शुरू किया। थॉमस नैश भी मशहूर हैं। रिलीजियस पम्फलेट लिखे जाते थे अपने अपने अकायद की तरवीज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। ट्रैवल हिस्ट्री लिखी जाने लगी। इसके अलावा फिक्शनल एक्सपेरिमेंट भी किया जाने लगा। मिसाल के तौर पर सर फिलिप सिडनी के अर्केडिया और जॉन लिली के यूफेमिज्म स्टाइल में ऐसे फिक्शनल डिटेल दी जाने लगी जो कि होती नसर निगारी के अंदर थी, लेकिन बात को किसी तरीके से नसर निगारी के जरिए कोई पैगाम देना मकसूद होता था। आपके सामने मैंने ये पहले भी डिस्कस किया कि आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि राइम रॉयल की जो क्रेडिट है वो हम जॉफरी चौसर को देते हैं। 7 लाइन स्टेंजा होता है। स्पेंसरियन स्टेंजा, इसके बारे में हम बात करते हैं। स्पेंसरियन स्टेंजा एक 9 लाइन स्टेंजा है बेसिकली। आपको फौरन से पता जाना चाहिए, याद रखिए स्पेंसरियन स्टेंजा और स्पेंसरियन सोनेट में फ़र्क है। स्पेंसरियन स्टेंजा इसने अपनी मशहूर एपिक फेफायरी क्वीन में इस्तेमाल किया। 9 लाइन स्टेंजा है, ये इसकी राइम स्कीम है। 8 लाइन इसकी इयम्बिक पेंटामीटर है, जो 9वीं लाइन है वो इयम्बिक हेक्सामीटर है। ठीक है। और फाइनल जो है इसकी अलेक्जेंड्रीन जो लाइन है, आखिरी 9वीं लाइन जिसको हम कहा जाता है सी वाली, इसको स्पेंजेरियन स्टेंजा कहा जाता है, जिसको बाद में चलकर रोमांटिक पोइट शैले ने भी इस्तेमाल किया एक मशहूर एपिक लिखने में। उस एपिक का नाम है एडोनिस। ठीक है। उसके अंदर भी शैले ने यही स्पेंजेरियन सेनेट इस्तेमाल किया। जॉन कीट्स ने भी इस्तेमाल किया स्पेंजेरियन स्टेंजा को। इसी तरह शेक्सपियरियन सोनेट के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो ये आपके सामने उसका चार्ट है। 3 क्वार्टिन और एक कपलेट के अंदर डिवाइड की हुई होती है ये। फिर हमारे पास है थॉमस किड। थॉमस किड का जब भी आपके सामने जहन में नाम आए तो आप समझ सकते हैं कि ये वो शख्स था जिसने शेक्सपियर को मुतासिर किया और क्रिस्टोफर मार्लो को मुतासिर किया। थॉमस किड वो शख्स है जिसने सबसे पहले रिवेंज ट्रेजेडी लिखी। ठीक है। और रिवेंज ट्रेजेडी लिखी, और इसके अलावा घूस का जो एलिमेंट है उसने पेश किया। ये आपके सामने जो जिन भूत आपको हेमलेट के अंदर, शेक्सपियर के प्ले के अंदर या मैकबेथ के अंदर नजर आते हैं। इसके अलावा पहले जो मारधार या वायलेंस या कत्लो गारत होती थी वो स्टेज के ऊपर नहीं होती थी, वो ऑफ स्टेज होती थी। लेकिन थॉमस किड ने वो उसको स्टेज के ऊपर जो है वो प्रेजेंट किया। ठीक है। तो इसकी जो रिवेंज ट्रेजेडी थी उसमें भी बेसिकली एक
ऐसी कहानी थी जिसने शेक्सपियर को मुतासिर किया और क्रिस्टोफर मार्लो को मुतासिर किया, बाद में आने वाले राइटर्स को। इस ट्रेजिडी को हम स्पेनिश ट्रेजिडी के एतबार से जानते हैं, और इसकी डेथ जो है बड़ी मिस्टीरियस अंदाज से जो है वो इसकी होती है। इसकी जो स्पेनिश ट्रेजिडी है उसका बेसिकली एक कहानी का अंदाज इस तरह से कि एक मकतूल है, वो घूस्ट बनकर बेचैन रहता है, और वो चीखता पुकारता है कि मुझे इंसाफ दो, और मुझे जो है गलती से कत्ल किया गया है। तो जो हीरो है उसको पता होता है कि इसके महबूब को, इसके प्यारे को धोखे से कत्ल किया गया है, लेकिन कातिल चूंकि ताकतवर होता है, अदालतें फैसला नहीं करती। तो इसमें हमें हीरो के पागलपन होने का नाटक नजर आता है, जो कि बाद में शेक्सपियर के हैमलेट में नजर आता है। तो बेसिकली ये तमाम चीजें हमें इसके स्पेनिश ट्रेजेडी में नजर आती हैं, जो जिसने मशहूर जमाना ट्रेजेडी हैमलेट को मुतासिर किया। शेक्सपियर के की आइडियाज, या शेक्सपियर ने कौन सी थीम्स को प्रमोट किया, इसके बारे में हम यहाँ पर शेक्सपियर के बारे में बात करते हैं। शेक्सपियर 1564 में पैदा हुआ, 1616 में इसकी डेथ होती है। इसने तकरीबन 39 के करीब प्लेस लिखे हैं, 154 के करीब सोनेट्स लिखे हैं। अब प्लेस में कुछ लोग 38 भी कहते हैं, कुछ लोग 39 भी कहते हैं। 39 हम इसलिए कहेंगे क्योंकि कोलैबोरेशन में जो इसने लिखे उनको भी इसी का प्ले माना जाएगा। इनोवेटिव वर्ड प्ले, बहुत सारे तकरीबन 1500 के करीब वर्ड जो हैं वो इसने इंग्लिश लिटरेचर को प्रोवाइड किए हैं। ठीक है। तो 1500 के करीब वर्ड्स इंग्लिश लिटरेचर को इसने प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा इन इसके जो कोट्स हैं वो बहुत मशहूर हैं। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, टू बी और नॉट टू बी दैट इज अ क्वेश्चन, हैमलेट से ली गई लाइन। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज भी एक प्ले में से ली गई है लाइन। अच्छा, इसके बाद कल्चरल इम्पैक्ट हमें नजर आता है कि आज भी शेक्सपियर की लेगेसी को माना जाता है, जिसने लिटरेचर को इन्फ्लुएंस किया। और शेक्सपियर के बाद ग्रेडिंग की जाती है कि भी शेक्सपियर के बाद अगर कोई भी राइटर आया है तो वो कौन है। वो कीट्स हो सकता है, वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो ग्लोबली रिकग्नाइज किया जाता है। आज भी शेक्सपियरियन थिएटर के अंदर शेक्सपियर के ड्रामास को प्रेजेंट किया जाता है। तो शेक्सपियर की जिंदगी तो इतनी बड़ी है, इतनी लंबी है कि इसको एक चार्ट में नहीं समेटा जा सकता, लेकिन ब्रीफ आपको आइडियाज दिए जा सकते हैं कि इसने मेजर थीम्स किन की कवर की। इसने रिवेंज को भी फोकस किया, इसने मर्डर को भी फोकस किया, इसने जेलेसी को भी फोकस किया, इसने एम्बिशन को भी फोकस किया, इसने घूस्ट के एलिमेंट दिखाए। और इसके अलावा इसकी जो ट्रेजिडीज हैं वो मशहूर हैं। इसने तीन तरह के प्लेज लिखे, एक कॉमेडी है, एक ट्रेजिडी है, एक हिस्ट्री है, यानी बादशाहों के ऊपर भी इसने प्लेज लिखे हैं। तो हमें मेजर थीम्स हमें इसकी ये नज़र आती हैं जो मैं आपको आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से आपको ये पता होना चाहिए कि विलियम शेक्सपियर की क्या कंट्रीब्यूशन थी, क्या खास बात थी। इसके बाद आते हैं हम क्रिस्टोफर मार्लो के ऊपर। क्रिस्टोफर मार्लो, ये दोनों कंटेम्प्रेरी प्ले राइट थे, हम असर से एक दोनों एक दूसरे को जानते भी थे। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो पेव्ड द पाथ फॉर द मास्टर, यानी क्रिस्टोफर मार्लो ने ड्रामे के अंदर जो ब्लैंक वर्स लिखना शुरू की। ब्लैंक वर्स बेसिकली इयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाने वाली लाइन होती है, जो कि बगैर जिसके अंदर कोई राइम नहीं होती। तो कहा जाता है कि क्रिस्टोफर मार्लो ने ये जो ब्लैंक वर्स में लिखना शुरू किया, इसने शेक्सपियर को मुतासिर किया। तो ये कहा जाता है कि मार्लो ने शेक्सपियर को भी इन्फ्लुएंस किया, और ये बहुत जल्दी इसकी डेथ हो गई थी, तकरीबन 1594 के अंदर इसका मर्डर हुआ था। और इसने भी प्ले जो है वो ट्रेजिडीज लिखी हैं, जैसे कि टेम्बरलीन लिखा है और डॉक्टर फॉस्टस इसने लिखा है। और इसके अलावा ये शेक्सपियर का हम असर भी था, ये इसके मेजर वर्क्स हैं, जिसको मशहूर जो है वो हम द जियो ऑफ माल्टा, डॉक्टर फॉस्टस और टेम्बरलेन द ग्रेट हम इसको समझते हैं। ये इसका डेथ है, और 1564 में इसकी पैदाइश हुई है। मेजर जो थीम्स हमें नजर आती हैं, एम्बिशन, ओवर रीचिंग प्राइड, पावर एंड अथॉरिटी, ग्रीड, फॉरबिडन नॉलेज, फेट एंड मॉर्टेलिटी नजर आती है। ये आपको इनके तमाम प्लेज में नजर आएगी। मिसाल के तौर पर डॉक्टर फास्टस जो है वो एक ऐसा डॉक्टर है जो कि मजहब की तालीम छोड़कर
जादूगरी की तालीम हासिल करना चाहता है, और उस नतीजे में वो खुदाई ताकतों को चैलेंज करता है, और आखिर में उसका इंजाम बहुत बुरा होता है और इस तरीके से वो मर जाता है। तो इस तरह की थीम्स, इसी तरह जियो ऑफ माल्टा में एक यहूदी को दिखाया गया जो बहुत लालची है, और इस तरह के मसले मसाइल उसमें प्रेजेंट किए गए हैं। याद रहे, इन लोगों के दौर में एंटीसेमिटिज्म भी एक पॉपुलर एलिमेंट था। एंटीसेमिटिज्म से हम क्या मुराद लेते हैं? एंटीसेमिटिज्म से हम मुराद ये लेते हैं कि आप बगैर किसी वजह के यहूदियों से नफरत करने लगें, तो इसको एंटीसेमिटिज्म कहा जाता है। या जिस तरह से आज हम इस्लामोफोबिया कहते हैं कि बगैर किसी वजह के मुसलमानों से नफरत करना इस्लामोफोबिया है। ठीक है। तो एंटीसेमिटिज्म भी माशरे में जो फैली हुई बात है वो भी गलत है, और इस्लामोफोबिया भी गलत है। इसके अलावा हमें इसकी कंट्रीब्यूशन पता चल गई कि ब्लैंक वर्स लिखा, इसके अलावा ग्रैंड स्पीच की, और एक हमें इंटरनल टर्मोइल नजर आता है मार्लो के किरदारों में। इंटरनल टर्मोइल क्या होता है? मार्लो के जो किरदार हैं वो ना सिर्फ बैरूनी तौर पर तकलीफ देख रहे होते हैं, बल्कि दिमागी तौर पर भी जंग लड़ रहे होते हैं। तो ये बड़ा एक यूनिक किस्म का एलिमेंट था कि एक किरदार दिमागी तौर पर भी परेशान है। तो ये हमें चीज़ें नज़र आते हैं, इसने मुतासिर किया बेन जॉनसन को, वेबस्टर को, फोर्ड को, बाद में आने वाले ड्रामा को। फिर हम एडमंड स्पेंसर के ऊपर आते हैं। एडमंड स्पेंसर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एडमंड स्पेंसर जो हैं वो इस एतबार से मशहूर हैं कि एडमंड स्पेंसर ने उसकी बुनियाद रखी, एपिक ट्रेडिशन जो है वो इंग्लिश लिटरेचर को दिया। फेरी क्वीन एक बहुत लंबी उसने एक एपिक लिखी, और उस एपिक का उसका मकसद ये था कि मैं जो बादशाह को या मलका को सपोर्ट करूं, और मलका को सपोर्ट करने के बाद एक ऐसी नज़म लिखूं जिसमें कैथोलिक चर्च का जो है वो दिफा मौजूद हो। तो उस चक्कर में उसने जो है वो एपिक लिखी। उसका आपको नाम जहन में लिखना, आपको पता होना चाहिए उसका नाम क्या था। उसका नाम ये था, फायरी क्वीन। और उसमें बेसिकली उसको हम एलिगोरिकल एपिक भी कहते हैं। एलिगोरिकल एपिक क्या होती है? पहली तो बात ये समझ लें, एलिगोरी उस लॉन्ग उस स्टाइल को कहा जाता है जिसमें आप एक किरदार को मेंशन करते हुए दूसरे किरदार की तरफ आप कंपैरिजन जो है वो बना रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ, दो भाई आपस में बहुत लड़ते थे, और एक हर टाइम दूसरे के घर का पानी बंद कर देता था। फिर आखिरकार दोनों ने एटमी धमाके बना लिए, और दोनों जो है ना वो अब लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अब मैंने मुल्कों का नाम नहीं लिया, लेकिन आप फौरन से समझ गए कि यार ये कौन से लोग हैं जो पानी के लिए लड़ते रहते हैं, और कौन से लोग हैं जो इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि भी हम एटमी धमाके की भी जंग में जाएं। तो आपको फौरन से समझ आ जाना चाहिए कि ये पाकिस्तान और भारत की बात हो रही है। तो इस तरीके से आपको, इसको हम एलिगोरी कहते हैं। फिर इसके अलावा जो एडमंड स्पेंसर है वो फेमस इस एतबार से है कि इसने बहुत ही क्लियर डिस्क्रिप्शन दी है, विविड डिस्क्रिप्शन दी है। बिल्कुल आप एपिक को पढ़कर आपको लगेगा जैसे आप बिल्कुल जंगल में चले गए हैं, बिल्कुल सीरेनिक एटमॉस्फेयर देख रहे हैं। इसको फादर ऑफ इंग्लिश रेनेसांस पोइट्री भी कहा जाता है। बाद के आने वाले शौरा को भी इसने मुतासिल किया। इसने स्पेंजेरियन स्टेंजा प्रोवाइड किया, 9 लाइन स्टेंजा। इसके अलावा रिच एलिगोरिकल ट्रेडिशन इसने प्रोवाइड किया। इसकी एक और कहानी बहुत मशहूर है। ये इसने क्या लिखा है, इसको कहते हैं इकोलॉग्स, पोइटिक इकोलॉग्स, यानी पेस्टोरल इकोलॉग्स, के एक देहाती शख्स है और वो पेस्टोरल सेटिंग में बैठता है। हर महीने के एतबार से वो नया थॉट प्रेजेंट करता है, हर महीने के एतबार से नया आइडियाज प्रेजेंट करता है। उसको हम पोइटिक इकोलॉग्स कहते हैं। वो बेसिकली पेस्टोरल पोइम इसने लिखी है। ठीक है ना? तो ये हमें चीजें इसके अंदर पता चलती हैं। बहरहाल, हाँ, शिफर्ट्स कैलेंडर जिसको हम कहते हैं, उसका नाम है शिफर्ट्स कैलेंडर। ठीक है। तो ये एडमंड स्पेंसर की कंट्रीब्यूशन है एपिक की ट्रेडिशन की और स्पेंसरियन स्टेंजा की।
इसके बाद सर थॉमस वाइट एंड अर्ल ऑफ सरे को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। थॉमस वाइट ने जो है वो पेट्रार्क को इंट्रोड्यूस करवाया इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। और इसके अलावा जो सर थॉमस वाइट है उसने उसकी डिवीजन की ब्लैंक वर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया, और जो पेट्रार्कन सोनेट है उसको डिवाइड किया चार के करीब क्वार्टरन्स में और एक कपलेट के अंदर। तो इन दोनों की कंट्रीब्यूशन इस एतबार से, दोनों कोर्टली पोइट्स थे। बैकग्राउंड इनका ये था कि ये दोनों अ, बादशाह के साथ अटैच थे, मुंसलिक थे, वैरियर थे। और एक और पोइट भी है सर फिलिप सिडनी, उसका हमने जिक्र नहीं किया, नेक्स्ट में उसका कर लेंगे सर फिलिप सिडनी का भी, लेकिन इन इन स्लाइड्स के अंदर उसका जिक्र नहीं है। तो इस एतबार से सर थॉमस वाइट एंड अर्ल ऑफ सरे को आपको ब्रीफ जो आइडिया आपको पता होना चाहिए। सर वॉल्टर रैले, ठीक है। सर वॉल्टर रैले क्यों मशहूर थे? सर वॉल्टर रैले इस हवाले से मशहूर थे कि उस दौर में ये एक्सपीडिशंस पे जाया करते थे। और एक्सपीडिशन पे जब जाया करते थे तो ये नेविगेटर के तौर पर काम कर रहे होते थे। तो इन्होंने कोई एक ऐसा प्रॉब्लम किया था कि बाद में इनका सर कलम करवा दिया गया था। तो क्वीन एलिजाबेथ के बहुत करीब थे ये। और इसके अलावा इन्होंने इस जो रोनोक कॉलोनी है उसकी बुनियाद भी रखी। नम्फ रिप्लाई टू द शिफर्ड लिखा। इसके अलावा द लाए एक किताब इन्होंने लिखी, साइंटिफिक डिस्कवरीज के एतबार से भी और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के एतबार से भी ये मशहूर है। इन्होंने एक फर्जी कहानी गढ़ी थी। इन्होंने कहा था कि भी मैं एक सोने का शहर तलाश करूंगा, उस सोने का शहर एल डोराडो था। याद करें आप, पुराने दौर के लोग ना ये झूठे किस्से कहानियों पे बहुत यकीन करते होते थे। कोई एक बाबा था उड़ने वाला, ये एक बाबा था जमीन के नीचे रहने वाला, एक बाबा था झोंपड़ी में वाला, एक बाबा था उसके पास बोल सोने वाली चिड़िया थी, अंडे देने वाली थी। आज आप इन बातों को नहीं मानते हो, लेकिन आपको अगर जबरदस्ती मनवाया जाए तो मान भी जाएंगे आप। तो इस चक्कर में ये जनूबी अफ्रीका के जंगलों तक गया, लेकिन इसको कभी भी वो खजाना नहीं मिला। इसने खुफिया तौर पर जब शादी की तो इस मलका जो है ना वो इससे नाराज हुई। और इसने जेल में बैठ के एक बड़ी मशहूर किताब लिखी जिसको कहते हैं हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। तो बाद में खैर मलका ने इसको रिहाई जो है वो दे दी थी, लेकिन जेम्स द फर्स्ट जब नया बादशाह आया तो उसने इसको एक नाकाम मुहिम के बाद इसका सर कलम करवा दिया। तो मरते वक्त भी कहते हैं इसने बड़े शानदार जुमले कहे थे, यानी मौत को भी इसने फलसफियाना तौर पर कबूल कर लिया था। और मरते वक्त इसने भी कहा था कि ये जो मौत है ना, ये हर दर्द की दुआ है, इट इज़ अ फिजिशियन फॉर ऑल डिजीजेस। तो सर वॉल्टर रेले के साथ ये हुआ था। आज के टॉपिक पे हम इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड्स में सर बेन जॉनसन को, यूनिवर्सिटी विट्स को, और जॉन लिली को, और फ्रांसिस बेकन को कवर करेंगे, और सर फिलिप सिडनी के बारे में बात करेंगे। और एलिजाबेथ राइटर्स यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट का जो है हमारा लेक्चर होगा ट्यूसडे वाले दिन। ठीक है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल हो इस टॉपिक से रिलेवेंट या किसी और टॉपिक से? अभी हमने चर्च के मुतालिक थोड़ी सी गुफ्तगू नहीं की। चर्च के जो खैर चर्च पे हमने गुफ्तगू तो की है। हमने और टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के बारे में बात नहीं की। ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट में क्या फ़र्क है, अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट बेसिकली वो किताबें हैं जो यहूद अपने लिए अहम समझते हैं, और मुसलमानों ने उनकी डिवीजन करके रखी हुई है तौरात, जबूर और इंजील। जो तौरात और जबूर है ये ओल्ड टेस्टमेंट के पार्ट हैं। ठीक है। और और जो इंजील है उसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर हम कहते हैं कि मुसलमानों के बतौर अकीदे के तौर पर कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। लेकिन जो ईसाई या यहूदी हैं वो उसको तौरात, ज़बूर जो है वो उसको नहीं उस तरह से मानते। वो उसको मॉडर्न जो एकेडमिक टर्म यूज़ होता है वो ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि ओल्ड टेस्टमेंट में वो तहरीरें हैं जो दुनिया के आगाज़ के मुतलिक बताई गई हैं, कि दुनिया कैसे बनी, आदम और हवा की कहानियाँ उसके अंदर मौजूद हैं। और उसके अंदर ये ज़मीन कैसे बनी, आसमान कैसे बना, इस तरह की कहानियाँ मौजूद हैं, सिलाब कैसे आया। और न्यू टेस्टमेंट के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बात की गई है, उनके अकायद के बारे में, उनकी ज़िंदगी, उनका रहन सहन,
उनकी ज़िंदगी की लाइफ के बारे में, उनके मर के जी उठने की वाकयात और कहानियां बयान की गई हैं। तो ये ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट का फ़र्क है। अब जो 1603 में जो बादशाह आए थे, किंग जेम्स द फर्स्ट, पहली दफा उन्होंने बाइबल को इकट्ठा करवाया और इकट्ठा करवा के उसको मुस्तनद करवा दिया। आज किंग जेम्स बाइबल को मुस्तनद और फाइनल अथॉरिटी के तौर पर समझा जाता है। तो यानी और भी इसके एडिशन है बाइबल के, लेकिन किंग्स जेम्स बाइबल के एतबार से एक मशहूर बाइबल जो है वो मशहूर है। लेकिन जब आप बाइबल के बारे में बात करते हैं तो वो बाइबल क्रिश्चियन बाइबल की बात करते हैं। बाइबल दो तरह की है, ओल्ड टेस्टमेंट वाली उसको भी बाइबल कहते हैं, न्यू टेस्टमेंट उसको भी बाइबल कहते हैं। ठीक है। तो ओल्ड टेस्टमेंट मैंने आपको बता दिया, और कोई सवाल आपका हो? हाँ, यहूदियों की जो किताब है उसको बुक ऑफ मोजेस भी कहा जाता है। वो मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के ऊपर कहा जाता है, और इब्रानी ज़ुबान पर उसको तौरा भी कहते हैं। लेकिन वो अपने लफ्ज़ों में इस किताब को जो है वो तनाख कहते हैं। तनाख, तनाख से मुराद, उस तनाख में तौरा भी आ जाती है, उसमें अंबिया की किताबें भी आ जाती हैं और बाकी तहरीरें भी आ जाती हैं। हम एकेडमिकली ओल्ड टेस्टामेंट कह देते हैं, लेकिन उसको आप तोरा भी कह सकते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट भी कह सकते हैं। और ये उनकी यहूदियों की किताब है, और तमाम कुतब के अंदर वो छोटे छोटे एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हैं। और किसी ने कोई बात पूछनी हो? ठीक है, चलें, कोई सवाल नहीं है, मैसेज करके पूछ सकते हैं आप। ठीक है, चलें अपनी लेक्चर को ख़त्म करते हैं और फिर मंगल वाले दिन मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।